नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो चर्चा में और हम सीरीज चला रहे हैं बजट 2026 में क्या कुछ उम्मीदें हैं। तमाम अलग अलग सेक्टर्स लगातार हम आपके लिए लेकर आते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे जब हम नवीकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए 2026 के इस बजट में क्या कुछ निकलेगा वित्त मंत्री साहिबा के पिटारे से, और इसमें खास तौर पर कैसे ऊर्जा क्षेत्र की ये आत्मनिर्भरता जो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है उसे परिलक्षित करती है, अंकित करती है, क्योंकि हमें ये उन तमाम देशों में ऐसे लाकर खड़ा करेगी जब वैश्विक पटल पर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का डंका बोलेगा। खास तौर पर लगातार हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता के साथ साथ ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा कई नए आयाम लेती हुई नजर आएगी, और इसीलिए इसी कोशिश में हम इस शो के जरिए आपको बताएंगे कि आखिरकार बजट 2026 से उम्मीदें हैं क्या। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे भारत, जब हम आज दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की बात करते हैं, उसमें शामिल है। अब इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अगर बात करें तो कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो है वो लगभग 266 पहुंच गई। अब देखिए कि ऊर्जा से हम आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी पर सरकार का पूरा फोकस है, जिसकी वजह से हम लगातार उन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। अब इसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है उसके लिए 2600 करोड़ रुपए का बजट जो है वो आवंटित किया गया, और ये किसानों को कहीं ना कहीं और मजबूत बना रही है। इसके बाद अगर बात की जाए तो परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़, आखिरकार जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उससे जो बिजली बनेगी उससे अलग अलग विकल्प जो है, जो क्लीन एनर्जी के वो निकलकर सामने आते हैं। 2033 तक 5 स्वदेशी रिएक्टर्स स्थापित करने का लक्ष्य है, क्योंकि उसका जो खर्च है वो घरेलू मोर्चे पर होगा तो आयात बिल में भी कटौती होगी। इसके साथ साथ अगर हम पर पर्सन देखें, यानी प्रति व्यक्ति जो बिजली की खपत है उसमें वृद्धि है, जो ये दर्शाता है कि ईज ऑफ लिविंग जो है वो लगातार बढ़ती हुई। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए भी करीबन 600 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए। ये क्लीन और ग्रीन फोकस का रोड मैप जो भारत को आगे लेकर जाएगा। 2025 में अगर देखें तो बिजली उत्पादन की क्षमता में भी 55 गीगावाट से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई, और ये बताता है कि आप घरेलू मोर्चों पर जिन तमाम लक्ष्य बिंदुओं को लेकर आगे चल रहे हैं ये एक सकारात्मक पहल है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत भी 600 करोड़, और ये जो बड़ी बड़ी राशियां आवंटित की गई हैं, ये जो नीतियां हैं वो किस तरह से निर्धारित की जाती हैं इस क्षेत्र के लिए, उसकी बहुत बड़ी परिचायक के तौर पर सकारात्मक पहलू लेकर हमारे सामने आ रही हैं। तो ऊर्जा से कैसे आत्मनिर्भरता और जिस रोड मैप का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, उस रोड मैप में कैसे एनर्जी सेक्टर एक बूस्टर डोज लेकर ग्रोथ इंजन साबित होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ऊर्जा की, जब हम बात करते हैं कि ऊर्जा की जो बढ़ी हुई मांग है, यानी कि इस बढ़ी हुई मांग को हम कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। अब 2026 से बहुत उम्मीदें हैं। अब आपको एक बहुत बेहतरीन रिपोर्ट दिखाएंगे कि 2025 में क्या उल्लेखनीय उपलब्धि रही इस एनर्जी सेक्टर की, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि 2026 से आखिरकार उम्मीदें है क्या हमारी। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए जो कि ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी तो इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य के तहत रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमुख प्राथमिकता मिल सकती है। बजट 2025 में ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर और हरित बनाने पर जोर देते हुए अभूतपूर्व आवंटन किया गया। पीएम सूर्य घर योजना के लिए 20,000 करोड़, छोटे परमाणु रिएक्टरों के लिए 20,000 करोड़ और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 26,549 करोड़ का आवंटन किया गया है। हरित हाइड्रोजन मिशन और ग्रिड शुद्धिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के कुशल संचरण के लिए 600 करोड़ की राशि दी गई है। वहीं किसानों के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु पीएम कुसुम योजना के तहत 2600 करोड़ और सौर सेल और सौर मॉड्यूल पर बुनियादी सीमा शुल्क में कटौती की गई, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को अधिक किफायती बनाया जा सके।
सरकार का परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ साथ नेट जीरो प्रतिबद्धता के तहत कोयले पर निर्भरता कम करने के लिए हरित ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कहते हैं कि ग्रीन इज द न्यू ग्रोथ, और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद दो खास मेहमान इस वक्त इस खास शो में चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ असीम कुमार, निदेशक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, साथ ही साथ आलेख्य दत्ता, निदेशक विद्युत और नवीकरणीय प्रभार जो है प्रभाग टेरी। ये दोनों ही मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल असीम जी ये कि जब हम ग्रीन इनिशिएटिव्स को आगे ले जाने की बात करते हैं, कितना बड़ा बूस्टर डोज सरकार का इस बार 2026 के बजट में हम देख पाएंगे क्लीन और ग्रीन एनर्जी को लेकर? धन्यवाद। 500 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, हमारा जो पीएम सूर्य घर है, हमारा जो फ्लैगशिप स्कीम है पीएम कुसुम की, और जो हमारी यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स है उनको निरंतर समर्थन देने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमें उम्मीद है कि हम आशा भी करते हैं कि फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को समर्थन के लिए शायद कुछ घोषणा हो पाए। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में हमें उम्मीद है कि बजट में पीवी निर्माण क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं आ सकती हैं जो इनगॉट, वेफर्स और पॉलीसिलिकॉन जैसे अपस्ट्रीम चरणों के लिए स्पेसिफिक हो सकती हैं, या फिर सोलर एंसिलरीज के लिए जो जैसे ग्लास होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सशक्त उस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सशक्त करने के लिए कुछ घोषणाएं आए तो ये सेक्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। ये हमें उम्मीद है, हम इसकी आशा। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही और आलेख्य जी से भी इस पर एक टेक लेते। दत्ता साहब, खास तौर पर जब हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की बात करते हैं इस पूरे क्षेत्र के लिए, जिसमें अभी जिक्र किया असीम जी ने, सौर मॉड्यूल्स हैं, बैटरीज के लिए पीएलआई, कितनी बड़ी कारगर साबित हुई और कितना बड़ा गेम चेंजर आप इसे मानते हैं आने वाले सालों में? आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। इसमें सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग करने भी टेरी का एक रिपोर्ट हमने बहुत अभी रिसेंटली पब्लिश किया है। हम सरंगी से इसको रिलीज किए थे कुछ दिन पहले। तो उसमें हमने दो चीजें बहुत अहम तरह से कहा है। तो बेसिकली हम ये बोलना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम सेमीकंडक्टर मिशन की जो हम स्कीम लॉन्च की है उसके साथ अगर जो सोलर पीवी सेक्टर की जो पीएलआई स्कीम है, ये दोनों को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो आई थिंक उसमें बहुत बड़ी संभावना है। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो सेमीकॉन इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है, अगर उसी नियर बाय एरिया में अगर सोलर पीवी, बिकॉज वो भी एक सेमीकंडक्टर इंस्ट्रूमेंट ही है, तो अगर उसको उस तरह से उसी जगह पे सेटअप किया जाए और पीएलआई स्कीम में उसका बढ़ोतरी दिया जाए तो इसके देश के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर इस प्लान को हम एग्जीक्यूट करें। दूसरी बात है सोलर पीवी, हमने अभी देखा है कि हमने 250 के ऊपर हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बढ़ चुका है। हमने पेरिस एग्रीमेंट ऑलरेडी में 5 साल से पहले ही हमने अचीव कर चुके हैं, बट अभी ज्यादा हमको प्रोजेक्ट्स तो हम डिप्लॉय कर ही रहे हैं। 500 गीगावाट के ऊपर हमको आशा है 500 गीगावाट हम जल्दी अचीव कर लेंगे, जो हमारा डेडलाइन है बाय 2030। बट अभी हमको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा, उसमें सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड देन बैटरी स्टोरेज में भी हमको ज्यादा से ज्यादा पीएलआई स्कीम लाना होगा, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजीज में भी बहुत सारा इश्यूज है, जैसे बहुत सारा क्रिटिकल मिनरल्स है जो बहुत देशों में अवेलेबल नहीं है। तो अल्टरनेटिव केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टफोलियो ऑफ एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड, बिकॉज हमको कभी 2 घंटा के लिए बैटरी चाहिए, कभी 10 घंटा के लिए भी बैटरी चाहिए। तो अल्टरनेटिव केमिस्ट्री जिसमें मिनिमल डिपेंडेंसी हो क्रिटिकल मिनरल्स की, उस जगह पे भी हमको फोकस करना चाहिए। बहुत अहम आपने कहा। और असीम जी, इसमें अगर हम देखें कि ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उस पर सरकार का लगातार फोकस है, जिसमें ख़ास तौर पर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको विकसित करने की, उनको स्थापित करने की बात की जा रही है। असीम जी, इसमें खास तौर पर रिसर्च के लिए एक बड़ी रकम को आवंटित किया गया। आपको क्या लगता है कि इस रिसर्च के जरिए कौन कौन से ऐसे चरणबद्ध तरीके से हमें कई कारकों को पार पाना है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ उल्लेखनीय प्रगति के साथ हम आगे बढ़ पाए?
मैं सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, मैं क्लीन एनर्जी सेक्टर की बात करूंगा क्योंकि मेरा मंत्रालय जी। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा फोकस जी। करता है। और न्यूक्लियर एनर्जी हालांकि एक हमें 100 गीगावाट का टारगेट दिया गया है, देश ने लिया है, तो ऑब्वियसली उस पर R&D की तो ज़रूरत पड़ेगी। SMR जैसे आपने बोला, उसमें भी हमें काम करना पड़ेगा। बट अदर देन दैट if you talk about renewable energy, उसमें हमको we have to ensure that as was said कि in order to address the चैलेंज ऑफ वेरिएबिलिटी है, रिन्यूएबल एनर्जी वेरिएबल इन नेचर होता है, तो उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। उसको एड्रेस करने के लिए हमको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जो पंप्ड स्टोरेज के माध्यम से हो सकता है या बैटरी एनर्जी स्टोरेज के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा हमको फोरकास्टिंग जो हमारा होता है, तो आरी जो हम प्रेडिक्शन कर सकें कि भाई किस समय कितना आरी डेवलप, कितना आरी हमें मिलेगा, वो फोरकास्टिंग टूल्स हमें डेवलप करके उनको और एक्यूरेट बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए एआई का बहुत ज़्यादा उपयोग हमें करना पड़ेगा। सो डिप्लॉइंग एआई टूल्स फॉर फोरकास्टिंग, फॉर ग्रिड बैलेंसिंग एंड प्रोबेबली द टू कॉन्सेप्ट्स लाइक डिजिटल टूल्स विल हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। और जब आप न्यूक्लियर की बात करते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होगी, उसका भी, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी चाहे वो रिन्यूएबल से उत्पन्न हो या न्यूक्लियर से हो, इट इज द इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन इट कम्स टू द ग्रिड, द कॉन्सेप्ट्स वुड बी द सेम। सो एआई विल हैव टू बी टेकन। आपने बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का जिक्र किया है सीम जी, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जब हम पूरे ऊर्जा क्षेत्र की बात करते हैं, जिसमें हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, हम भारत को वैश्विक लेवल पर किस तरह से अपनी पहचान को अंकित करते हुए देख पाएंगे आने वाले सालों में? सो इट इज़ गोइंग टू बी द टूल ऑफ द फ्यूचर। देश का एक एआई मिशन है और फरवरी में एक मेजर हम एआई मिशन होने, एक उसका एक कार्यक्रम भी शायद भारत मंडपम में होने वाला है। तो वी लुक फॉरवर्ड टू डेवलपिंग मेजर एआई टूल्स एंड बिकम एआई पावर इन द फ्यूचर डेफिनेटली, एंड इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन एनी वे। बिल्कुल। और साथ ही दत्ता साहब, इस पूरे क्षेत्र में हम जब युगांतकारी बदलावों की बात कर रहे हैं, हमने कई ऐसे आंकड़े यहाँ पर साझा किए जो उल्लेखनीय प्रगति दर्शाते हैं, खास तौर पर बिजली उत्पादन के लिहाज से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आप कितना बड़ा माध्यम मानते हैं ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए? तो आंचल जी, सबसे पहले मैं न्यूक्लियर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपके जो प्राइवेटाइजेशन की बात आपने की है उसकी भी बात करूंगा, जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी अभी ड्राफ्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। सो न्यूक्लियर में अभी ऑफकोर्स रिसर्च के लिए तो 20,000 करोड़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एलोकेट कर चुका है लास्ट ईयर यूनियन बजट में, जिसमें SMR जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है उसमें काफी सारा रिसर्च NPCL ऑलरेडी कर रहा है। बट अभी जो 3 एरियाज में न्यूक्लियर में जो फोकस करने की जरूरत है, एक तो है आउटरीच प्रोग्राम के ऊपर सब्सटेंशियल बजट होना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियर को लेके थोड़ा सेफ्टी उसका वो अच्छा है नहीं है, वो सेफ है नहीं है, कम्युनिटी के लिए अच्छा है कि नहीं है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो थिंक टैंक्स है उसको थोड़ा इन्वॉल्वमेंट करके थोड़ा बजट उसमें एलोकेट करना चाहिए। नंबर 2, स्किलिंग और रीस्किलिंग की बहुत बड़ा स्कोप है न्यूक्लियर में, जो हमको करना चाहिए। अगर हमको अभी हम 2-4 SMR में काम कर रहे हैं, बट अगर हमको स्केल करना है, 100 गीगावाट हमारा लक्ष्य है, तो हमको स्किलिंग और रिस्किलिंग की जरूरत है। और तीसरा है, अभी आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 8-10 लोकेशन पे ही अभी आइडेंटिफाई किया है, बट हमको 100 गीगावाट आगे जाके करना है, तो हमको अल्टरनेटिव ऑप्शंस और उसका फिजिबिलिटी भी करनी चाहिए। कि जैसे जो यहाँ पर कोल पावर प्लांट बंद हो जाता है, यहाँ पर माइन क्लोज हो जाता है, वो न्यूक्लियर के पावर प्लांट के लिए बहुत आइडियल साइट्स है। तो आई थिंक वो तीनों ये 3 चीज हमने न्यूक्लियर के लिए कहना चाहूंगा। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस, जैसे अपने प्राइवेटाइजेशन की बात की है, NEP में अभी आप देखेंगे जो ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ पावर ने रिलीज किया है, उसमें ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन और जो कंपटीशन होते हैं आपका पावर सेक्टर में टू मेक दिस पावर द इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कॉम्पिटिटिव, तो उसमें ऑलरेडी बात की है। और हमने भी देखा है कि बहुत तरह का प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट यूटिलिटीज है। अगर आप RP गोयनका ग्रुप की बात करें, BSES की बात करें, टाटा पावर की बात करें, बहुत सारा एडवांटेज है। हमने उड़ीसा का केस स्टडी देखा है, हमने दिल्ली का केस स्टडी देखा है, हमने आगरा का भी रिसेंटली टेरी ने स्टडी किया था टोरेंट पावर की। तो सप्लाई साइड, एंड अभी हम करेंटली चंडीगढ़ के लिए भी हम प्री एंड पोस्ट प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें देख पा रहे हैं कि किसी तरह से कैसे क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। कॉस्ट इसमें अगर कंपटीशन जितना प्राइवेट सेक्टर का होगा, उतना टैरिफ कंज्यूमर के लिए बहुत यूजफुल रहेगा तो कम होने के लिए। असीम जी, जब हम
इन तमाम ऊर्जा के विकल्पों के बारे में जिक्र करते हैं, जिसमें हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, इसमें रिसर्च का एक बहुत बड़ा कारक हम मानते हैं कि कैसे इन तमाम एनर्जीज़ को हम एक चैनलाइज तरीके से आगे लेकर जाएं। अनुसंधान के लिए इस बजट में क्या उम्मीदें आप रखते हैं, अगर हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं और सोलर एनर्जी के विस्तारण की बात करते हैं तो? R&D आने वाले समय में हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। हमको ये देखना है कि जो हमारे सेल्स की एफिशिएंसीज़ हैं उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ताकि जो ओवरऑल CUF है हमारा बढ़ सके, और जितने हम मॉड्यूल्स डिप्लॉय कर रहे हैं उससे हमें आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट वी होप दैट गोइंग फॉरवर्ड द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट आर एलोकेटेड टुवर्ड्स R&D बजट, पर्टिकुलरली इन द रिन्यूएबल एनर्जी, अगर हम उसे बढ़ा सकें तो बहुत अच्छा होगा। हम उम्मीद है कि इस लाइन पे कुछ घोषणा हो, कुछ हमें एक्स्ट्रा बजट अगर R&D की तरफ मिले तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर द सेक्टर। बिल्कुल। दत्ता साहब, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं इस पूरे सेक्टर को, जब हम सेल्फ रिलायंट करने की बात करते हैं, ख़ास तौर पे अन्य देशों की अगर हम बात करें, चाहे वो पावर सेक्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी से जुड़ा हुआ है? अच्छा जी, सो इसमें आई थिंक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बहुत बड़ा भूमिका है। अगर आप देखें, हम कन्वेंशनल सोलर से अगर हट के बात करते हैं, अभी बहुत सारा सोलर टेक्नोलॉजीज है, जो बाइफेशियल मॉडल की हम बात करते हैं, जो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड सोलर पीवी की हम बात करते हैं, बहुत सारा ऐसा ऑप्शंस है जहां पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अदर देन यूटिलिटी स्केल सोलर जब हम डिप्लॉय करते हैं। तो वहां पर आई थिंक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बहुत सारा ऑप्शंस है, और बाहर के देशों में बहुत सारा रिसर्च इसमें हो रहा है। तो हमको वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इंडिया में थोड़ा उसका मैन्युफैक्चरिंग साइड उसको जैसे किसी तरह से बढ़ाया जाए, ताकि इंडिया में बहुत बड़ा स्केल है। अगर हम एक छोटा भी एक नया टेक्नोलॉजी भी लाते हैं इंडिया में, बहुत जल्दी वो स्केलिंग अप हो जाता है, मतलब हमारा डिमांड बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी ऑफ स्केल यहाँ पर काम करता है। सिमिलरली अगर स्टोरेज की बात करें, अगर अभी हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो लिथियम बेस्ड बैटरी की बात कर रहे हैं, पर विदेशों में और बाहर के देशों में बहुत सारा नया टेक्नोलॉजी है जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज में आते हैं, जैसे सोडियम आयन बैटरीज हो गया, वेराडियम रेट ऑफ फ्लो बैटरी हो गया। तो उस तरह का जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज है, उसको भी टेक्नोलॉजी को हमको इंडिया में लाना चाहिए, और उसका पायलट्स के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा फंड, R&D फंड जिस सेशन से मैं बताया है उसमें एलोकेशन होना चाहिए, तभी जाके मतलब इसमें बहुत सारा, क्योंकि हम किसी एक टेक्नोलॉजी को ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बिकॉज इंडिया अभी धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंसी हम नहीं रख सकते, rather than we can create our own indigenous materials and और इसी निर्भरता को कम करने के लिए लगातार हम ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और सेक्टोरल ग्रोथ कैसे हो पाएगा, क्योंकि रिपलिंग इफेक्ट्स होते हैं ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने से, उस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी हम इस कार्यक्रम को रखेंगे जारी। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहें। जय हिंद। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद का स्वागत है, और हम चर्चा कर रहे हैं आज किस तरह से ऊर्जा क्षेत्र जो एक नए रोड मैप के साथ हाजिर है, जहां उल्लेखनीय प्रगति 2025 में हमने हासिल की, लेकिन 2026 से उम्मीदें बहुत हैं। असीम जी, क्योंकि जब हम ऊर्जा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, उसके रिपलिंग इफेक्ट्स कई सेक्टर्स पर पड़ना तय है, जिसमें हम ग्रीन फाइनेंसिंग की बात करते हैं, सोलर रूफटॉप्स हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो वित्त मंत्री साहिबा के पिटारे से क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है इन तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो कहीं ना कहीं ऊर्जा से जुड़े हुए हैं? अब हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो लगभग 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल कैपेसिटी है। तो
लगभग 2000 हमारा एक एस्टिमेट था कि 2024 से लेकर 2030 तक अगर हमें अपना टारगेट पूरा करना है तो हमें लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और ये इन्वेस्टमेंट्स एक अलग अलग तरीके से आएंगे। सो यही हमें उम्मीद है कि हमारी जो पॉलिसीज़ रहें वो ऐसी रहें जिससे हमारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। FDI ऑलरेडी इज़ अप्रूव्ड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट अप टू 100%. So these liberal policies would need to continue. So that is what I think should continue. To enable the kind of investments that are required into the green energy sector or the clean energy sector. And obviously when we invest this kind of money, the complete ecosystem का भी development होता है, which includes supply chain का development होता है, upstream downstream दोनों होते हैं, a lot of creation of jobs is there. So ये पूरे आर्थिक व्यवस्था पे इसका इम्पैक्ट आता है. So supporting green energy is actually supporting economic development of the country, and I hope ऐसी अच्छी पॉलिसीज आए जिससे हमारे सेक्टर को, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को और बढ़ावा मिले. दत्ता साहब, खास तौर पर हमने देखा कि हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के साथ लगातार सरकार काम कर रही है और हमने इसमें भी कुछ नंबर्स में अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी. ग्रिड की जब हम बात करते हैं, पावर ग्रिड की जब हम बात करते हैं, उसका एकीकरण खास तौर पर ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितना ज़रूरी आप मानते हैं जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं? तो नहीं, अचल की इसमें दो चीज मैं कहना चाहूँगा. जो सरकार ने बहुत एक प्रोएक्टिव स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने लिया है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जो पीएम स्कीम हम बोलते हैं. तो उसके तहत अब तक हमको 1 करोड़ हाउस होल्ड को सोलराइजेशन करना था, वो भी रूरल गांव को भी करके उसमें भी आता है, जिसमें हमें ऑलरेडी 25 लाख, मेरा नंबर शायद गलत हो सकता है, अश्विन जी कैन करेक्ट मी, मे बी 25 लाख ऑलरेडी इंस्टॉलेशन हमने अचीव कर चुके हैं उसमें से. तो हम लोग मतलब अभी एक्चुअली उसमें जो हमने कभी मंत्रालय के लिए स्टडी किया था कि जो फाइनेंसिंग की बात है विलेज लेवल पे, आई थिंक उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस है, क्योंकि जो 3 किलोवाट वाले सिस्टम जब हम लगाते हैं जो मार्जिनल सेगमेंट्स है उसको बहुत आसानी से लोन मिलता नहीं है. आई थिंक बजट में थोड़ा सा इसका, ऑफकोर्स उसमें डीए ने ऑलरेडी क्लैरिटी दे दिया है, बट अगर थोड़ा सा उसमें बजट में थोड़ा सा और प्रोविजन बढ़ाया जाए, बिकॉज जो पेइंग कैपेसिटी है जो 3 किलोवाट वाले सिस्टम लगाते हैं तो उसमें थोड़ा अपफ्रंट पैसा देने की थोड़ा क्षमता कम है. तो अगर तो किसी तरह बहुत जल्दी से उसके इजी फाइनेंसिंग के तरह अगर लोन मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा. दूसरा जो ग्रिड ग्रिड की स्टेबिलिटी की बात, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात की है, जब हम प्रधानमंत्री पीएम कुसुम स्कीम की बात करते हैं, आई थिंक बहुत जगह पे हमारा वीकेस्ट लिंक है जो एग्रीकल्चर फीडर को हम जब सोलराइज करते हैं तो उसमें आई थिंक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट RDSS स्कीम के तहत हो रहा है. बट अगर थोड़ा सा डेडिकेटेड फोकस उसमें एग्री फोटोवोल्टेइक के ऊपर किया जाए और एग्री फोटोवोल्टेइक के साथ साथ एक थोड़ा स्टोरेज का भी एलिमेंट डाला जाए, बिकॉज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ग्रिड स्टेबिलिटी के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरा ये ऑफकोर्स ये फार्मर्स और कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर हम रूरल विलेज की और हाउस होल्ड्स की बात करें. जी असीम जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगी, ये एक जो पैराडाइम शिफ्ट है सोच का, क्योंकि जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं इट्स न्यू, तो लोगों को कैसे हम समझा पाते हैं और ख़ास तौर पर ये फोकस किस तरह से आप बजट में देखेंगे जो सोलर एनर्जी या तमाम जो अन्य विकल्प हैं उसकी तरफ प्रोत्साहित होते हुए जो आम जनता है वो नज़र आए? देखिए, ये हमारा ये मानना है कि इट इज़ ऑलरेडी अ पीपल्स मूवमेंट. आप पीएम सूर्य घर देखें तो जैसे उन्होंने कहा लगभग 27 लाख लोगों को आज सूर्य घर बन चुके हैं. सिमिलरली पीएम कुसुम में लगभग 21 लाख पंप सोलराइज हो चुके हैं बाय वे ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल पंप्स और थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ग्रिड. सो इतनी बड़ी संख्या में जब ये हो रहा है तो इट इज़ ऑलरेडी अ पीपल्स मूवमेंट. बट ये एक छोटा सा बहुत ही आंकड़ा है, अभी रास्ता बहुत लंबा है. वी हैव टू अचीव 10 मिलियन, 100 करोड़ घरों तक पहुंचना है. और कुसुम में भी हमें कल लगभग 34 गीगावाट हमें अटेन करना है. लगभग 50 लाख पंप, 49 लाख पंप्स का टारगेट है. सो ये एक इट इज अ एफर्ट इन प्रोग्रेस. एंड जितना हम इसका प्रचार करेंगे, जितना लोग हम कन्विंस करेंगे, वो सेक्टर के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा. इट विल बी क्लीन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल. बिल्कुल. और वो जिस तरह से कहते हैं कि सूर्य की रोशनी की कोई सीमा नहीं होती, असीम होता है वो, ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ये नंबर्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जाएं. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, हमारे दर्शकों को ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारी इतनी आसान भाषा में दी. बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने के लिए. तो कोशिश यही है बजट 2026 से भी कि जिस तरह की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ
ऊर्जा क्षेत्र ने हासिल की डबल डिजिट नंबर्स में, जब हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, कुछ ऐसा ही सकारात्मक पहलू हम इस साल भी देख पाएंगे। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आगे समाचारों का कारवां आगे बढ़ाएंगे पराक्रम सिंह शेखावत, मेरे सहयोगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।